Assalamu alaikum dear students, this is Samir Lauddin and I'm your physics teacher। हमारा यूनिट नंबर 6 चल रहा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में है, राइट। हमने इसके कुछ ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ लिए हैं, यानी अब हम इस स्टेज पर हैं कि हमें ये बात मालूम है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जब हम किसी कंडक्टर को जिसमें से करंट पास हो रही हो, स्ट्रेट कंडक्टर हो, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में दोनों में 90 का एंगल बन रहा हो, यानी वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उस केस में हमने ये देखा कि कंडक्टर जो है वो मूव करता है, राइट। फिर हमने ये कहा कि भाई जब वो मूव करता है तो लाजमी बात है उस पर एक फोर्स अमल कर रही है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स जाहिर सी बात है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो हमने कहा कि भाई उस फोर्स की डायरेक्शन को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उस फोर्स की डायरेक्शन को हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट किया था। यानी उस रूल के मुताबिक हमने ये सीखा था कि जो हमारा मिडल फिंगर है, जो फोर फिंगर है और थंब है, तीनों को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो जो मिडल फिंगर था वो करंट की डायरेक्शन में शो कर रहा था और जो फोर फिंगर था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, और जो हमारा थंब था वो फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा था, ठीक। अब अगर आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि भाई ये फोर्स क्यों वजूद में आती है, तो इसका बड़ा आसान जवाब है कि जो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रही हो उसके अराउंड जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और एक होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड इंटरएक्ट करते हैं, तो एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी ऐड हो जाते हैं, फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ पर वो कटते हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, जहाँ पर वो ऐड होते हैं वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो उस डायरेक्शन में फोर्स फील होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स कैंसिल होते हैं। बहरहाल ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, इससे आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि किसी कंडक्टर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसमें से अगर करंट फ्लो करती है तो वो फोर्स फील करता है। फोर्स के डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, राइट। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। देखिए, टर्न क्या चीज़ होती है? घुमाव, ठीक है, यानी करंट का ऐसा असर जो किसी बॉडी को घुमाए, ठीक है, ठीक है, वो ऐसे घुमा ले, इस असर को हम लोग टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। तो क्या करंट ऐसा भी कर सकता है कि किसी जिस्म को घुमा ले? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म के कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। देखिए, पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर्स लिए थे, ठीक है, उन स्ट्रेट कंडक्टर्स में करंट पास किया था। हमने देखा था कि स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब अगर हम कंडक्टर की शेप को तब्दील करते हैं, ठीक, यानी कंडक्टर की शेप को तब्दील करते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाते हैं। कॉइल सर्कुलर भी होते हैं और रेक्टेंगुलर भी होते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब क्या होगा? सपोज यहाँ से करंट जो है वो ऐसे पास हो रही है और यहाँ से वो निकल रही है, राइट। तो करंट ऐसे पास होगी, जाहिर सी बात है इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये, और ये फिर इस डायरेक्शन में आएगी और यहाँ से होते हुए ये यहाँ से भी गुजरेगा और इधर से भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं।
और यहाँ पर भी बना लेते हैं। ये सपोज ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक, अब आप सोचेंगे कि भाई ये अलग अलग नॉर्थ साउथ पोल कैसे बना, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये मैग्नेट जो है वो कनेक्ट है। ऐसे आप कह सकते हैं कि ये मैग्नेट जो है ऐसे यू शेप वाला मैग्नेट है, ऐसे। ठीक, हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। देखिए हम क्या देखना चाहते हैं, हमें तो इतना मालूम है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर ऐसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स फील करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन को बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर भी सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉइल की शेप को तब्दील किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया। अब हम देखेंगे कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में और कैसे अमल करती है। ठीक है, वही बात है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद लेंगे, उससे ही पता चलेगा। तो जब करंट यहाँ से फ्लो करती है ऐसे, तो हम देखते हैं ये कॉइल जो है वो घूमने लगता है, यानी टर्निंग इफेक्ट आ जाती है ड्यू टू करंट। तो हम देखेंगे कि कॉइल ऐसे मूव करेगा, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रही है इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर। तो चलिए इसे समझते हैं। हम यहाँ से जाते हैं ऐसे, इसको समझते हैं, या इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसको ए का नाम दो और इसको बी का नाम दो, इसको सी का नाम दो, एंड इट विल बी डी, राइट। तो रेक्टेंगुलर कॉइल के 4 कोने होते हैं, चारों कोनों को हम लोगों ने ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया। अब होगा क्या, जब करंट यहाँ से ऐसे जाएगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो साइड ई है उसमें से करंट कैसे गुजर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये समझने वाली पॉइंट है, इसे समझेंगे तो इसके बाद हम डीसी मोटर पढ़ेंगे, उसमें भी सारा यही प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे समझो, वहाँ आसान होगा। देखिए यहाँ ए टू बी करंट जा रही है, तो हम देखेंगे कि इस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, राइट। एक और बात भी समझे, इसे बोर्ड पर देखे आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन असल में ये सिस्टम कैसे होता है, हमारे नीचे ऐसे पड़ा होता है, ऐसे हम उसको ऊपर से ऐसे देख रहे होते हैं। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फोर्स को फिर नीचे भी हम नाम दे सकते हैं और ऊपर भी नाम दे सकते हैं। यहां देखें, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। आप घर में बैठे हैं, आप भी अप्लाई करते रहो। ठीक है, देखें ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो, ऐसे किया। अब ये जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, जो हमारा 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, और थंब जो है हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा जो इस कंडक्टर पर लगेगा। ठीक है, पूरे कंडक्टर पर फोर्स लेने के लिए हम पहले इसके एक साइड से मालूम करेंगे, फिर दूसरे साइड से मालूम करेंगे, फिर तीसरे साइड पर फोर्स मालूम करेंगे, फिर चौथे साइड पर जब फोर्स मालूम करेंगे तो ओवरऑल हमें मालूम होगा कि पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल पर कितना फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, किस किस डायरेक्शन में। तो ये लिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, ऐसे कर लो, देखिए आपके सामने ये जो है ऐसे करते हैं, ये तो मैंने ऐसे किया है। देखिए ये वाला जो है, पहले इस उंगली को देखो, ये नॉर्थ से साउथ की जानिब है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसे जा रही है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब करंट कैसा है, करंट भाई ऐसे नीचे से ऊपर की जानिब है, ऐसे, ठीक, नीचे से ऊपर की जानिब है। ठीक, और फोर्स कहाँ फील होगा, फोर्स डाउनवर्ड फील होगा। ठीक है, फोर्स जो है वो उस डायरेक्शन में फील होगा, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ। अगर हम ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे किया, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक, तो फोर्स उस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, तो फोर्स जो है अंदर की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन पर, इस पर फोर्स जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, यानी आप डाउनवर्ड कहो
ठीक, या अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ। लेकिन अगर ये सिस्टम नीचे पड़ा है तो हम कहेंगे कि फोर्स डाउनवर्ड है। बोर्ड पर समझने के लिए आप कहेंगे कि बोर्ड के अंदर की तरफ। चलो ठीक है, अब यहां देखते हैं, ये लाइन को ड्रा कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 हो, ताकि आप बात को समझते रहें। देखिए, अब ये कंडक्टर लेते हैं बी सी, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं, इसको लिख लो कि साइड ए बी से क्या हो रहा है, साइड ए बी से साइड ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है टू द करंट, ठीक है, इसलिए फोर्स फील करेगा। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा है साइड बी एंड सी, यहाँ क्या होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बी सी करंट यू मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ एक चीज आपको नजर आनी चाहिए, वो चीज ये है कि देखिए, अब जो साइड बी सी है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या दोनों पैरेलल नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर देखिए, ये ऐसे क्रॉस कर रहा था, ए बी मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा था, यानी एक दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलर थे, 90 का एंगल बना रहे थे, इसलिए फोर्स फील कर रहा था। हमने पिछले टॉपिक में ये सीखा कि फोर्स अगर कोई कंडक्टर फील करता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और कंडक्टर को, ठीक। यहां पर तो ये परपेंडिकुलर है, फोर्स फील करेगा, ठीक है, हमने डाउनवर्ड का नाम दिया या बोर्ड के अंदर वाला का नाम दिया। अगर आप बोर्ड को देख रहे हो, यहां देख रहे हो, तो नीचे फोर्स होगा। लेकिन ए बी सी जो है, यहां ये देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये साइड बी सी दोनों पर पैरेलल है, तो इसलिए नो फोर्स फील, ठीक है। हम लिखेंगे कि जो साइड बी सी है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 0, नो फोर्स फील, यानी ये जो साइड बी सी है वो फोर्स को फील नहीं करेगा। रीजन बता दिया आप लोगों को, क्योंकि ये साइड यानी करंट की डायरेक्शन, असल में साइड करंट की डायरेक्शन बता रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ठीक। अब आते हैं साइड सी डी पर, ठीक। देखिए, नजर आ रहा है कि दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी करंट की डायरेक्शन यू है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। इसका मतलब ये है, ये साइड भी फोर्स को फील करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब हम साइड सी डी के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो साइड सी डी है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर इट विल फील फोर्स, फील्स फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स को फील करेगा। वाई? समझ आ गई है बात भाई, परपेंडिकुलर है इसलिए। लेकिन जब फोर्स फील कर रही है तो फोर्स की एक डायरेक्शन भी होगी, जिस तरह यहां पर था। अब यहां पर भी हम फोर्स की डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा आसान है, ऐसे कर लो। देखो, ये करंट की डायरेक्शन है, मिडल फिंगर सी टू डी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो, आउटवर्ड, आउटवर्ड अगर आप बोर्ड के देख रहे तो आउटवर्ड ये जो है फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये बड़ा आसान। यहां क्या था? अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में था। यहां क्या है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, ठीक है। या अगर इसको डाउनवर्ड का नाम देते हैं तो ये अपवर्ड होगा, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? ये फोर्स फील करेगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड कहो या आप कहो कि भाई फोर्स जो है वो, आप कहो कि
बोर्ड के बाहर तरफ फोर्स को फील करेगा, फोर्स इज आउटवर्ड, राइट। यानी इस फोर्स के अपोजिट होगा। ये साइड जो जिस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इसके डायरेक्शन के अपोजिट ये वाला साइड फोर्स फील करेगा, ठीक। तो अब चौथा लेते हैं, फ्रॉम डी टू ए। देखिए यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इस साइड की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन डी टू ए इस डायरेक्शन में है। तो जब दोनों एंटी पैरेलल हैं, चौथे केस में क्या कर सकते हैं, साइड जो डी ए है, राइट, डी ए कैसा है, डी ए में जो डी ए ये जो है एंटी पैरेलल है, ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। क्या लिखते भाई, ये एंटी पैरेलल टू करंट, ठीक है। जब ये एंटी पैरेलल है यानी जो करंट की डायरेक्शन है वो यू है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वो यू है, ठीक है। लेकिन है तो पैरेलल, एंटी पैरेलल या पैरेलल, है तो पैरेलल। फिर वही बात है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल रखेंगे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो याद रखें वो फोर्स को फील नहीं करेगा, राइट। तो इस केस में इस साइड पर भी कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि नो फोर्स, यानी फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल देखते हैं, सिर्फ दो साइड पर फोर्स एक्ट कर रही है, साइड ए बी जो बोर्ड के अंदर की तरफ है, और साइड सी डी जो बोर्ड के बाहर की तरफ है, ठीक। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पर फोर्स ये साइड ए बी है, इस पर इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्स आए, और जो ये वाला साइड है इस पर अगर फोर्स ये जो डी सी डी साइड है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं देखो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे करेंगे तो देखो ये ऐसे घूमेगा, फिर ये मुसलसल इस पर फोर्स अगर यही लग रही है तो ये ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे, राइट, ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब क्या ये टर्न हो रही है क्या नहीं, ये जो हमारा कॉइल है ये टर्न हो रही है, दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। तो ये हमारा टर्निंग इफेक्ट है, तो ये करंट का टर्निंग इफेक्ट है, ये इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे घूमता रहेगा, विच इज नोन टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, टेक्निकल नाम, टॉर्क, ठीक है, दिस इज टॉर्क। आप लिख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट या टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर coil placed in external magnetic field, राइट। तो जब हम कॉइल को यानी कंडक्टर की शेप को ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल देते हैं, उसको रखते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर वो कैसे फोर्स फील करेगा, ये जो पैरेलल एंटी पैरेलल साइड है, दो साइड पर फोर्स फील नहीं करेगा, दो साइड पर जो कि परपेंडिकुलर है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस पर एक्ट करेगी, ठीक है। उन फोर्सेस की डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं कि टर्निंग किस डायरेक्शन में होगी। तो ये ऐसे घूमता जाएगा, कब तक घूमेगा, ये उस वक्त तक घूमेगा, या करंट का टर्निंग इफेक्ट उस वक्त तक रहेगा स्टूडेंट्स जब तक हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। ये हुई टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डीसी मोटर, ठीक है। हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो डीसी मोटर है वो असल में क्या चीज़ होती है, वो एक डिवाइस होता है। वो डिवाइस क्या करता है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है
मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी हम देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ देखें, ये जो हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन ली है और ये जो हम लोग इसका एक्ट ले रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं, और ये जो घूम रही है ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो घूम रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो असल में डीसी मोटर में भी यही चीज़ होगा, ठीक। हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो अगर मैं डीसी मोटर ड्रा कर लूँ तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ ब्रशेस, कुछ कम्यूटेटर्स वगैरह लगाते हैं, बाकी काम सारा उसका यही है, ठीक है। तो इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, डीसी मोटर, राइट। क्या डीसी मोटर, व्हाट इज डीसी मोटर? बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स। ये अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, राइट, दैट इज कॉल्ड डीसी मोटर, ठीक है। अब ये डीसी मोटर कहाँ इस्तेमाल होता है? आम लाइफ में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके जो हमारे घरों में वाटर पंप होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट। रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल होता है, जो ड्रायर मशीन है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा घर का फैन है, पंखा, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंखे में करंट ऑन करते हैं और जब स्विच ऑन करने के बाद जब पंखा घूमता है ऐसा, तो असल में टर्निंग इफेक्ट ऑफ कॉइल्स होता है, ये चीज़ होता है वहाँ पर, ठीक है। तो मुसलसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है कॉइल के घूमने में। कॉइल जो घूमता है, कॉइल असल में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉइल को घुमाता है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। कॉइल मूव करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो डीसी मोटर भी इसी तरह का एक प्रोसेस करता है, ठीक है। तो बना लेते हैं डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। यही तो कंस्ट्रक्शन है डीसी मोटर का। देखें यहाँ पर एक नॉर्थ पोल लूँगा ऐसे, ठीक, और यहाँ पे एक साउथ पोल रखूँगा। ये फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे यू शेप का एक मैग्नेट ही आ जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसका नॉर्थ और साउथ पोल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होंगे ये, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वही बिल्कुल जो हम लोगों ने अभी किया है, यही चीज़ तो है। जिस चीज़ का इजाफा करेंगे अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऐसे स्प्लिट रिंग्स रखे जाते हैं, ठीक है। आप शक्ल में भी देख सकते हैं, बहरहाल मैं इसे ड्रा कर रहा हूँ। ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं। अब स्प्लिट रिंग्स के साथ क्या होता है, ऐसे ब्रशेस लगाए जाते हैं कार्बन से बने हुए, ठीक। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट दिया जाता है ब्रशेस के थ्रू से। ये हमारा बैटरी होगा, ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज ईएमएफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ से ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो ये ऐसे करंट और ऐसे आएगा। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन बड़ा आसान है। ये कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में पहला देखें, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर मीन्स कॉइल। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको आर्मेचर कहा जाता है। तीसरा इसमें है डियर स्टूडेंट्स स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी कहते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं असल में, ठीक है। और चौथा है कार्बन ब्रशेस, ठीक। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। डीसी मोटर कैसे बनाया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप एक मैग्नेट समझे, राइट। लिखिए कि एक मैग्नेट होगा, राइट, ये मैग्नेट, ठीक है। और एक ये कॉइल होता है, इस कॉइल को आर्मेचर भी कहा जाता है, कॉइल भी कहा जाता है, नो मैटर। ये जो आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं स्प्लिट रिंग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे गोल होते हैं,
दो लगाए जाते हैं और ये कार्बन ब्रशेज हैं और ब्रश के साथ एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दिया जाता है बैटरी। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर बैटरी अप्लाई करेंगे तो करंट आएगा, ऐसे करंट जाएगा और यू जाएगा, फिर ऐसे आएगा और ये ऐसे पूरे सर्किट में घूमता जाएगा, ये हमारा करंट होगा, राइट। तो ये डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन है। अब हम वर्किंग पर आते हैं, या इससे पहले ये भी समझो कि ये जो स्प्लिट रिंग है ये क्या है, कार्बन ब्रशेज हैं, ये किस लिए लगाए जाते हैं भाई। ये जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं, ठीक है, ये स्प्लिट होते हैं, ब्रेक होते हैं। एक होता है रिंग, आप रिंग ले ले, गोल होता है, वो स्प्लिट नहीं होता है, उसको स्लिप रिंग कहते हैं, जो हम लोग जनरेटर में फिर यूज करेंगे, स्लिप रिंग्स। अगर उसको दरमियान से ब्रेक कर लो, एक हिस्सा इस तरफ दूसरा हिस्सा इस तरफ, कर्व गोल होगा, तो वो स्प्लिट हो गया, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। यानी रिंग को स्प्लिट कर लो, उसका एक साइड यहाँ लगाओ, दूसरा साइड यहाँ लगाओ, दीज आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। और ये कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ठीक है, कि जब ये ऐसे घूमता है तो फिर ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट यहाँ का ये इधर लाता है और इस साइड का इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट यहाँ ब्रश के साथ देते हैं। अब कार्बन ब्रशेज ये भी कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इसको कंडक्टर बनाया जाता है। वैसे प्योर फॉर्म में जो कार्बन होता है वो इंसुलेटर होता है, इसको कंडक्टर बनाया जाता है एक खास मैकेनिज्म से। तो ये कार्बन ब्रशेज होते हैं। अब ये कार्बन ब्रशेज जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटैक्ट देते हैं, ठीक है, फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। अब ये जो है स्प्लिट रिंग्स वो पावर को सप्लाई करते हैं, यानी जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला जो साइड है वो इधर आएगा, ये वाला जो साइड है वो इधर आएगा। यहाँ का जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर वो इधर ट्रांसफर होगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल पावर है स्लिप रिंग के साथ, ये स्प्लिट रिंग के साथ इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये पावर को ट्रांसफर करता रहता है, ठीक, और ये करंट हमें मिलेगा। अब इसकी वर्किंग की थोड़ी सी बात करते हैं। वर्किंग बिल्कुल वही है, जो चेंज है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर बड़ा आसान है। जब करंट को अप्लाई किया तो ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा क्या नहीं, ये अंदर की तरफ फोर्स, इस पर अंदर की, इस पर बाहर की तरफ। अगर ये अंदर की तरफ फोर्स, ये बाहर की तरफ है, तो ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक। लेकिन एक बात आपके जहन में आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बाकी हमारा टॉपिक क्लोज है, इसे समझने की कोशिश कर लो, ठीक। देखिए यहाँ पर ये है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। देखिए ये वाला साइड ये है और ये वाला साइड यहाँ पे है। जब ये ऐसे घूमता है इस पोजीशन पर आ जाता है, ठीक, तो कार्बन ब्रश यहाँ पर रह गया और एक यहाँ पर रह गया। देखिए इनके दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं है। जब ये ऐसे था तो ब्रश, इसको एक ब्रश समझो, दूसरे को दूसरा कार्बन ब्रश है, ऐसे टच है, कांटेक्ट में है, राइट। जब ये करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से ये कनेक्ट है इधर से। जब ये दरमियान में आ जाता है, ये देखिए एक साइड पर ब्रश दूर हो गया, दूसरे साइड पर भी यही प्रोसेस होता है, राइट। तो जब ये यहाँ से ऐसे होता है, अब तो कांटेक्ट इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ नहीं है क्योंकि स्प्लिट रिंग है, ठीक है, एक स्प्लिट रिंग यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे है, तो अब तो ब्रशेस के साथ कांटेक्ट नहीं है। तो जब कांटेक्ट नहीं है तो क्या करंट को जीरो नहीं होना चाहिए? करंट जीरो हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ब्रश के साथ कांटेक्ट नहीं है। जब ब्रश के साथ ये टच नहीं होंगे ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब ये दरमियान में आ गया है तो दरमियान में तो गैप है, ये ऐसे ब्रश से दूर हो गया, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है, इट मीन्स कि करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एक वक्त के लिए करंट स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप होगा तो इसको भी स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि करंट के फ्लो करने से इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं, इसकी वजह से ये मूव करता है। जब करंट स्टॉप हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा करंट की वजह से, तो वो इंटरैक्ट भी नहीं करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फिर ये मूव कैसे करता है? क्या डीसी मोटर रुकेगा? नहीं रुकेगा। जब पंखा आप चलाते हैं तो वो तो चलता रहता है जब तक करंट होता है, ठीक। तो उसमें ये पोजीशन बार बार आता है, ठीक है, जिससे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है इन ब्रशेस के साथ, ये कॉइल, पूरा कॉइल, ठीक है।
लेकिन ये मूव फिर कैसे करता है, ये दोबारा यहाँ पर कैसे आता है, यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर करंट फ्लो करेगा और फिर ये फोर्स फील करेगा और फिर घूमता जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कनेक्ट है, राइट, करंट जा रही है, ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन जब इस पोजीशन पर आ जाता है, जब करंट जीरो हो जाती है, तब ये कैसे मूव करता है, फिर कौन इसको यहाँ पर लाता है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक, और इसका जवाब बड़ा आसान है, इसका जवाब है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, अब ये इनर्शिया की वजह से पहले ये हरकत में था, मोशन वाली इनर्शिया, ये जब यहाँ पर आएगा अब ये रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, ड्यू टू इनर्शिया, मोशन वाली इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। अब इनर्शिया की वजह से ये अपनी पोजीशन को यहाँ लाएगा, जब दोबारा आता है डियर स्टूडेंट्स, फिर ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाता है, फिर करंट होती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और फिर ये इंटरेक्ट करता है, फिर दोनों साइड फोर्स फील करता है और ये इस तरह ये प्रोसेस होता रहता है, ये ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, सो जो नोट करने वाली बात है वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब ये दरमियान में आ जाता है बीच में, तो फिर कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉइल करंट स्टॉप हो जाता है ड्यू टू इनर्शिया, ये दोबारा मूव करता है, दोबारा अपने आप को इन ब्रशेस के साथ जोड़ लेता है, जिससे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। बाकी ये बड़ा आसान है और उसमें कुछ भी नहीं है, यही बातें अपने वर्किंग में लिखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट मैं लिखूँ, ठीक है, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, बाकी सारा आसान है कि द कॉइल डिस्कनेक्ट्स टू द बैटरी या ब्रशेस कब, व्हेन इट बिकम्स पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन ड्यू टू इनर्शिया इट कंटिन्यूस मोशन एंड रिकनेक्ट्स, ये लिखो, एंड रिकनेक्ट्स, और दोबारा जुड़ जाता है विद द ब्रशेस। ये बात आई समझ में, यानी देखिए ये एरिया है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक, तो दो एरिया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है। जब ये ऐसे हो जाता है तो फिर एरिया की डायरेक्शन वो होगी और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी, पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल की पोजीशन पर ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर इनर्शिया की वजह से दोबारा ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं और रिकनेक्ट हो जाते हैं। चलो इसको थोड़ा बहुत और समझते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस केस में। अब इसका डायरेक्शन, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका एरिया है, ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन कैसा है, अब ये वाला और ये वाला, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ऐसे हाथ रखो इस साइड के और ये फिंगर को कर्ल कर लो इस साइड की जानिब, ऐसे। तो ये जो थंब है ये आपको डायरेक्शन देगा इस एरिया का। किसी भी एरिया का डायरेक्शन मालूम करना हो तो इस तरीके से हाथ को ऐसे कर लो और इस एज पर रखो, इस एज की तरफ इसको कर्ल कर लो, जो थंब है आपको डायरेक्शन देगा इस एरिया का। ठीक, अब जब कॉइल ऐसे पड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एरिया का डायरेक्शन यू है परपेंडिकुलर। जब ये ऐसे हो जाता है, अब एरिया का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, दोनों पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल के केस में ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो दोनों कनेक्ट हैं। अब इस डायरेक्शन में ये कनेक्ट है, जब ये इस पोजीशन पर आ जाता है तो फिर ये पैरेलल हो जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर इनर्शिया की वजह से अपने मोशन को कंटिन्यू करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये मुसलसल ये जो डीसी मोटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता रहता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब ये टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा कम होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो टर्निंग इफेक्ट है ये, इसको हम टार्क कहते हैं। टार्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है टार्क। ठीक है, तो टार्क जो है ये जो है ज़्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा कब, जब करंट कॉइल में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये टार्क ज़्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स कब, जब n को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ये एक टर्न है, दूसरा टर्न भी कर लो, मोटा वाला कॉइल बना लो,
तीसरा टर्न भी कर लो। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा करोगे यानी ज़्यादा कॉइल्स रखोगे तो टार्क ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरी बात, टार्क ज़्यादा होगा कब? जब आप सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हो, यानी इस जो कॉइल है इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रखोगे। क्या रखोगे? सॉफ्ट आयरन रखोगे, लोहा रखेंगे, ठीक है। ये लोहा क्या करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को कंसंट्रेट करता है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन है। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पर टार्क डिपेंड करता है। टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, कम होगा जब इसमें से करंट ज़्यादा दोगे, हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ज़्यादा करंट होगा। लो पोटेंशियल देंगे, कम करंट होगा। और नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा करेंगे कॉइल के, मोटा कॉइल होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे, ठीक है, उससे ये टार्क ज़्यादा होगा। और तीसरी बात, ये जो बीच में आप आयरन इस्तेमाल करते हो, लोहा के सॉफ्ट लोहा होता है, उसका एक पीस इसके अंदर रखा जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच टार्क डिपेंड्स, टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये कहानी थी डीसी मोटर की, कि डीसी मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मुसलसल कन्वर्ट करता रहता है। उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग हम लोगों ने देख लिया। प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? ये उस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब कंडक्टर को करंट दोगे, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तब ये टर्निंग इफेक्ट होगा। ऐसे नहीं करोगे तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। यानी लिख सकते हैं ऐसे कि इट वर्क्स ऑन द बेसिस दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर which is placed in the external magnetic field, then it feels the force. This is the principle of DC motor, right? तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज।